एक डॉक्टर अगर किसी पेशेंट की जान बचाता है तो ये जो हॉस्पिटल है इतना बड़ा, ये पूरा हॉस्पिटल कौन रन करता है, कौन मैनेज करता है? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हेल्थ केयर में अपने करियर, अपने फ्यूचर को सेट करना चाहते हैं, पर आप डॉक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, इवन आपको एक मेडिकल टेक्नीशियन नहीं है, तो किस जॉब में हेल्थ केयर में आके आप अपने फ्यूचर को बड़ा बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और प्रोफेशनल स्किल सीख कर अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो कर सकते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो फील्ड कौन सी है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल की, तो दो चीज हमारे दिमाग में यूजली आती है जिससे हम हेल्थ केयर को और पूरे हॉस्पिटल को कनेक्ट करते हैं, वो है डॉक्टर और नर्स। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर और नर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्थ केयर और हॉस्पिटल का, कोई भी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्टर और नर्सेज। बट लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये समझा दूं कि ऐसा नहीं है कि उन दोनों के ऊपर ही सारा हॉस्पिटल रन होता है। नहीं, हॉस्पिटल में वो मेजर पिलर होते हैं, लेकिन पूरा हॉस्पिटल जो है वो रन करा जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं होगा, अगर हॉस्पिटल में कोई भी चीज सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज ही नहीं होगी, तो आप देखिएगा वो हॉस्पिटल कभी भी ग्रो नहीं करता। मैं खुद हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हूँ, 8+ ईयर का एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ और मैंने खुद MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट करा हुआ है। इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, पढ़ाई के एक्सपीरियंस से प्लस अपने वर्क एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इस फील्ड में स्कोप बहुत है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी पोजीशन होती है, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, किन बातों का आपको विशेष करके ध्यान करना है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कवर करेंगे, बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? देखो दोस्तों, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हॉस्पिटल केवल डॉक्टर और नर्सेज से नहीं चलता, पर मैनेजमेंट से चलता है। तो यहाँ पे होते हैं दो प्रकार के स्टाफ, एक होता है मेडिकल स्टाफ, एक होता है नॉन मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ होता है जहाँ पे सब मेडिकल रिलेटेड जो है पूरी टीम आती है, जैसे कि डॉक्टर, सर्जन, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, ये सारे क्या है, मेडिकल रिलेटेड क्या है, पूरी टीम हो जाती है। लेकिन वहीं पे उस मेडिकल टीम के अलावा एक होता है नॉन मेडिकल स्टाफ, जिसमें आते हैं HR, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर और सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये होते हैं नॉन मेडिकल स्टाफ। तो अगर हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में आप जॉब करना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, यानी कि अगर आप एडमिन बनना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छी, सबसे जबरदस्त फील्ड है काम करने के लिए और आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आप वो व्यक्ति हैं जो ऑर्गेनाइज रहना, प्रोडक्टिव रहना और सिस्टमेटिक रहना पसंद करते हैं, आपको बेसिकली इन शॉर्ट में बोलूं सिस्टम्स पसंद है, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। अगर आप हेल्थ केयर मेडिकल में होकर, सिस्टमैटिक होकर आप इसमें ग्रो करना चाहते हैं, तो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एक एडमिन जो होता है हॉस्पिटल का, MHA करके अगर आप आते हैं और आप एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे आते हैं, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, किन चीजों को आपको मैनेज करना होता है? नंबर 1, पेशेंट सर्विसेज को आपको मैनेज करना होता है, स्टाफ को मैनेज करना होता है, इन्वेंटरी और सप्लाईमेंट को आपको मैनेज करना होता है, उसके बाद बिलिंग हो गया, पेशेंट डिस्चार्ज सर्विसेज हो गई, इनको आपको मैनेज करना होता है, पेशेंट एडमिशन, पेशेंट आउट, ये सब चीजें आपको मैनेज करना होती है। इवन आपको ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स और फ्लोर पे जो जो गतिविधियां हो रही हैं, उन सबों को आपको मैनेज करना होता है। इवन आपको, और जब क्राइसिस होता है, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसमें भी आपको बहुत की रोल, आपका मेजर रोल उसमें आपको प्ले करना होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, क्योंकि ये सारी चीज क्या है, हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम एक एक करके चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, सीखते जाएंगे, तो टेंशन मत लो, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। पॉइंट तीसरा आता है कि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो क्यों कर रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं, जब आप रिसर्च भी करोगे, समझोगे, तो ये इंडस्ट्री इतनी मैसिवली ग्रो कर रही है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं जब कोविड-19 आया था तो सारी दुनिया ठप पड़ गई थी, सब बंद हो गया था, लेकिन केवल एक चीज है जो बंद नहीं हुई थी, वो है मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल। बल्कि उनकी जरूरत ज्यादा पड़ गई थी, बल्कि जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने डबल ट्रिपल शिफ्ट करके नौकरियां करी हैं और कहते हैं ना, ओवर टाइम का भी ओवर टाइम काम करा है, बिकॉज मैन पावर कम पड़ गया था। इसलिए इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करा जा रहा है, बहुत ग्रो हो रही है। और अगर मैं आपको केवल 2025 का अगर डेटा बताऊं, एक डेटा के अनुसार इंडिया में 6.5 लाख करोड़ का एक्सपेंशन हो रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज में। जी हाँ, 6.5 लाख करोड़ का एक्सपेंशन इस हेल्थ केयर सर्विसेज में हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा लो
इतनी बड़ी रकम है, इतना बड़ा अमाउंट है, तो कितना ज़्यादा एक्सपेंशन है, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, कितनी अपॉर्चुनिटी आने वाली इस फील्ड के अंदर। दूसरी चीज़, अगर आपको मैं एक और शॉकिंग ट्रूथ देता हूँ कि इस 6.5 लाख करोड़ में 70% जो है ना, वो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्वायर करते हैं इस पूरे मार्केट को। आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा मार्केट साइज है और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में ग्रो करने के लिए। और तीसरी चीज, आपने सुना होगा NABH और JCI। जब आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल जाते हो, आजकल तो हर हॉस्पिटल में मैंडेटरी हो चुका है, दैट इज नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर। तो ये एक एक्रीडेशन होता है JCI NABH। आप जब हॉस्पिटल जाओगे ना, तो आप हॉस्पिटल के बोर्ड के नीचे अक्सर ये देखोगे NABH एक्रीडेटेड या JCI एक्रीडेटेड या NABH सर्टिफाइड। तो ये क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत ईजिली और आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है, आज की रोल प्ले करता है ये हेल्थ केयर सेक्टर में। तो NABH एक्रीडेशन भी होना और JCI एक्रीडेशन, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दो लोग हैं NABH और JCI, ये बेसिकली दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर प्रोफेशनल स्किल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये खुद भी बड़े स्किल और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटरों की पोजीशन इनकी वेबसाइट पे निकली हुई है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर करा है या आप परस्यू करना चाह रहे हो या आप सोच रहे हो करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ NABH और JCI जो है, इन जैसी बड़े बड़े नाम भी प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के जो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है उनको ढूंढ रहे हैं और उनके लिए जॉब हंट चल रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ ये फील्ड कितनी मैसिवली ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ रोल, किस प्रकार के रोल्स आप इसमें कर सकते हो। सबसे पहले आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाता है आपका OPD, IPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट। सेकंड आ जाता है आपका पेशेंट का एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पेशेंट के डिस्चार्ज प्रोसेस को मैनेज करना। तीसरा आता है हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, MRD और इन सब डिपार्टमेंट को मैनेज करना। क्वालिटी एंड कंप्लायंस, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल और NABH और JCI एक्रीडेशन, उनके डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करना। डिस्क्रिपेंसीज हॉस्पिटल में जब क्वालिटी चेक कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, ऑडिट होता है, तो उसके पेपर वर्क को प्रॉपर करना और साथ ही साथ में जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं उनको क्लोज करना। ये सारी चीज़ आती है क्वालिटी में। तीसरा है HR डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम हायर करते हैं प्रोफेशनल स्किल लोगों को हायर करा जाता है। उनकी लीव मैनेजमेंट, उनका स्टाफ मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से स्टाफ के साथ ब्रीफिंग करना, स्टाफ को लेके चलना, प्रॉपर स्टाफ की अवेलेबिलिटी होना, मैन पावर को सप्लाई करना, ये आता है HR में। नंबर 4 है बिलिंग एंड इंश्योरेंस, जहाँ पे पेशेंट जब आता है और पेशेंट जब जाता है तो पूरी प्रोसीजर को, जिसे कहा जाता है डिस्चार्ज प्रोसेस, उस पूरी प्रोसेस को मैनेज करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। पांचवा है हॉस्पिटल IT डिपार्टमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, जहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सारे जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ें जो है IT डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। और छठा है फैसिलिटी मैनेजमेंट, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट, वाटर मैनेजमेंट, इमरजेंसी एम्बुलेंस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही है। इमरजेंसी में वॉल्यूम है, इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट होना चाहिए, पेशेंट को लाना ले जाने की सर्विसेज होना चाहिए, सारी चीज़ें फैसिलिटी मैनेजमेंट में आ जाती है। आखिरी और अंतिम 7वां पॉइंट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, NGO, CSR फंड्स, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे कि आयुष्मान हो गया या डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम को पार्टिसिपेट करना, हेल्थ केयर में लागू करना, ताकि और भी लोग आके अपना इलाज उस हॉस्पिटल में करा सके। बहुत सारे वॉक इन हो, बहुत सारे स्टेप इन हो हॉस्पिटल के अंदर, ताकि हॉस्पिटल की ग्रोथ होने पाए। तो ये भी एडमिन का रोल होता है कि उस पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो और इस फील्ड में काम करना चाहते हो, तो किन बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और किन बातों को आपको समझना जरूरी है ऑनेस्टली। क्योंकि जैसे मैं बताया, मैं 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को इस फील्ड में। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्या क्या होता है अंदर, क्या नहीं होता, वो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ताकि आप जब इस कोर्स को परस्यू करने जाओ या आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए, आपके सामने एक पर्दा नहीं डला होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये जॉब बहुत कूल नहीं है, ठीक है। ये जॉब कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। तो मैं व्हाइट शर्ट पहना हूँ, ये क्योंकि हमारी एक एडमिन की जो है वहाँ ड्रेस होती है। यूजली एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रिकग्नाइज होता है ज़्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब से, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। आप ये मत सोचे बहुत कूल जॉब है, नो डाउट ये कूल नहीं है, पर ये इम्पैक्टफुल है। दोनों में डिफरेंस है। ये कूल नहीं है, शो ऑफ वाली टाइप की नहीं, पर ये इम्पैक्टफुल बहुत है। क्योंकि
इनडायरेक्टली आप पेशेंट की लाइफ में एक इम्पैक्ट कर रहे हो। आप अपने हॉस्पिटल का हेल्थ केयर सर्विसेज को आप सिस्टमेटिक कर रहे हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हो, वेल प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं जब पेशेंट आता है तो वो जैसे ही अंदर आता है तो उसको उस अंदर आते ही साथ ये नहीं होता कि यार मुझे कोई डॉक्टर आके रिसीव कर रहा है कि नहीं, नर्स मुझे आके प्रॉपर चेक कर रही है कि नहीं, या मेरा ब्लड सैंपल बराबर जा रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। नहीं, अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है और एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है जो हॉस्पिटल को प्रॉपर मैनेज कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, तो वो इन बातों को इंश्योर करेगा कि हर चीज बहुत सिस्टमैटिक हो, जिसे कहा जाता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के अनुसार होना चाहिए अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह इस काम को करता है। और इससे क्या होता है, आप किसी ना किसी पेशेंट की लाइफ में इम्पैक्ट करते हो। तो ये बहुत कूल नहीं है, पर ये इम्पैक्टफुल जॉब है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिटी है, इंटरेक्शन जो है लोगों से बहुत बनता है, डॉक्टर, आरएमओज, नर्स, स्टाफ नर्स, और आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, जैसे हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलता है आपके, अगर आप हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, बहुत से हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, अगर आप उनके एम्प्लॉई हैं, आप वहाँ काम करते हैं, तो आपको जो ब्लड टेस्ट हो गए या इवन आपके जो कोई भी ऑपरेशन सर्जरीज भी होना है ना, उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, आपको अच्छा काफ़ी कंसेशंस मिल जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जिन बड़े बड़े मेगा हॉस्पिटल्स में मैंने काम करा है, मुझे हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा मिला है। साथ ही मैंने कोई भी अगर अपने टेस्ट करवाए हैं, मेडिकल टेस्ट जो भी करवाए, उसमें मुझे और मेरे परिवार को बेनिफिट मिला है, तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। तीसरा प्लस पॉइंट है कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सैलरी, अगर एक अच्छा रिनाउंड हॉस्पिटल है जिसका नाम अच्छा है, तो आपकी सैलरी जो है हमेशा टाइम से आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। दैट इज द बेस्ट थिंग। ऑब्वियसली बात है, सब चाहते हैं कि इनकी सैलरी कहीं लेट ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे, मेरी एटलीस्ट आज तक इतने सालों में 8+ ईयर में मेरी सैलरी कभी डिले नहीं हुई। मेरी सैलरी बल्कि जिस डेट को आनी हो, 1 तारीख की जगह 31 तारीख या 30 तारीख को हमेशा मेरे अकाउंट में आ जाती थी। ये रिकॉर्ड रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी सैलरी जो है टाइम से आएगी। चौथा बेनिफिट, अगर एक अच्छा हॉस्पिटल है तो आपका पीएफ वगैरह भी इसमें से कटेगा, और जो आपको ही एक तरह से आपकी सेविंग भी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है कि जब आप एक ऐसी फील्ड में, हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो आपका एक्सपोजर होता है, आपका सीवी स्ट्रांग होता है, और आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, ना केवल इंडिया में पर अब्रॉड के अंदर भी। तो ये सारे बेनिफिट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और भी बेनिफिट हैं जो आपको मिलेंगे, वो कभी हम आने वाले वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप सोचो कि मैंने आपको केवल अच्छी अच्छी कहानी बता दी, अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा दी, इसके बेस पे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एडमिशन ले लो, तो रुक जाओ। इसके बेस पे जॉब में अप्लाई करने के पहले रुक जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, तो इसके कॉन्स भी तो सुन लो, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। एज पर माई एक्सपीरियंस में बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, आप ये सोच रहे हो व्हाइट कॉलर जॉब है, 9 to 5 जॉब है, इन शॉर्ट कहने का मतलब, तो आप गलत हो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस भूल में हो कि ये भैया क्योंकि मैं नॉन मेडिकल स्टाफ हूँ तो मेरी नाइट ड्यूटी नहीं होगी, मैं तो सुबह आऊँगा 9 बजे, 5 बजे पंच करके चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ 9 to 5 जॉब, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। आपका आने का समय है, जाने का समय नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हमारे ऑडिट होते थे तो मैं रात के 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक रुका हूँ सुबह के। तो ऐसा होता है कि आने का समय होता है, जाने का समय नहीं होता, ठीक है। नंबर 2, विथ माई एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा होती है इसके अंदर। मतलब कि जब आप एक, ऑब्वियसली बात है, आप एक मैनेजर पोस्ट पे हो, आप इतने बड़े डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हो, आपके खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स होने वाली है, बहुत ही बैकबाइटिंग होगी आपकी, आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचा नीचा दिखाया जाएगा। तो ये चीज अगर आप हैंडल कर सकते हैं, इस टाइप का जो क्रिटिक अगर आप हैंडल कर सकते हैं, तो ही इस जॉब को और इस पोजीशन को अप्लाई करना है, क्योंकि इस पोजीशन में, इस जॉब में पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा होती है, एक्सट्रीम लेवल में होती है। सो मेक श्योर कि आप इसको अप्लाई करने के पहले सोचना। तीसरा पॉइंट, अगर आप क्राइसिस हैंडल कर सकते हो, जैसे कि मैं बताया कोविड-19 आया था तो इमरजेंसी ड्यूटीज आ गई थी, लोग पैनिक कर रहे थे, चिल्ला चौट हो रही थी, क्योंकि बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, और इतना ज़्यादा केओस हो चुका था। ऐसे टाइप के क्राइसिस अगर आप हैंडल कर सकते हो, तो ही इस पोजीशन को और इस फील्ड को ज्वाइन करना, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे पेशेंट हाइपर होता है,
केओस 100% होता ही है, मेरे सामने खुद हुए हैं ऐसे केओस, जहाँ पे लिटरली जिस जगह पे मैं था, मैं आपको जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पे लोकल लोग वहाँ पे गन लेकर आ गए थे। हालांकि उन्होंने फायर किसी को नहीं करा, पर वो गन लेकर आ गए थे और उन्होंने कांच के दरवाजों पे लिटरली डंडे मारे और उन कांच को चटका दिया था। इस तरह का केओस मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग लाइफ में। और सिक्योरिटी और उनके पीछे बहुत हाथापाई हुई थी, बहुत पुलिस केस हुआ था। तो इस टाइप का केओस होता है हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर में, ये ध्यान रखना। बहुत रोज रोज नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आपको महीने में 2 महीने में एक बार डोज मिल ही जाता है। तो ये केओस, अगर आप ये क्राइसिस झेल सकते हो ना, तो ही इस पोजीशन के लिए साइन अप करना और इस फील्ड के लिए आना। चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डॉक्टर राउंड्स पे जाते हैं तो डॉक्टर के साथ नर्स, स्टाफ नर्स, हेड नर्स और RMO, ड्यूटी डॉक्टर्स और ये सब लोग डिस्चार्ज करने वाला जो डिस्चार्ज प्रोसेस को रन करते हैं, वो सब लोग, इवन एडमिन भी उनके साथ जब जाता है, जब डॉक्टर राउंड्स पे आते हैं तो उनके साथ चलते हैं, क्योंकि बताते जाते हैं किसको डिस्चार्ज करना है, किसको स्टे करना है। तो जब आप ऐसे जाके पेशेंट से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करते हो ना, तो ये बात ध्यान रखो, अगर आप अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि हर पेशेंट आपको एकदम फिट फाट नहीं दिखेगा, बहुत से ऐसे पेशेंट होंगे जो कटे पिटे, मतलब जिनके शरीर में घाव होंगे, जिनको नलियां लगी होंगी, जिनका एक्सीडेंटल केसेस आए होंगे, जिनके बहुत सारा वुंड्स होंगे। तो अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल उस टाइप के वुंड्स, उस टाइप के चीज़ें देखने में, तो प्लीज़ इसको साइन अप मत करना, इस फील्ड में मत जाना, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको ही ऐसे ही केसेस मिलेंगे, या तो एक्सीडेंट हो गया, या बीमारी हो गई, या कुछ बड़ी डिजीज हो गई, और दुख में ही लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से डरते हो तो प्लीज़ 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 इस जॉब के लिए और इस करियर के लिए अप्लाई मत करना। तो ये इसके कॉन्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे अंतिम पॉइंट, ये है कि सैलरी क्या होती है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मैंने 2015 में अपना ये जो है मैनेजमेंट कोर्स ख़त्म करा था, अपना MBA पढ़ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ख़त्म करा था। तो जब मैं जॉब पे लगा था तो उस समय मुझे स्टार्टिंग सैलरी मिली थी, दैट इज़ 15,000, जो मैं बहुत छोटे हॉस्पिटल में लगा था। लेकिन मैं लास्ट जो अपनी जॉब से रिज़ाइन करके और मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप चालू करा, तब मेरी जो लास्ट सैलरी मैंने उठाई थी दैट वेयर समवेयर अबाउट 57 to 60,000 के आसपास थी। तो ये बहुत ही कहते हैं बहुत ही मीडियम सैलरी थी, क्योंकि स्टार्टिंग मैं बता रहा हूँ 12 से 15,000 में होती है, लेकिन इसमें गिनती नहीं है। बहुत से लोग 1-1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, बहुत से ज़्यादा भी कमा रहे हैं। डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर प्रोफाइल, कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, कितना आप मैच्योर हैं चीज़ों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। द मोर रिफाइंड यू आर, द मोर एक्सपीरियंस यू आर, द मोर chances that you will get the best salary, you will get the best package out of it। तो ये सब आपके एक्सपीरियंस का और आपके मैनेजमेंट के स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये है बेसिक फाउंडेशन अबाउट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। किस तरह मैंने इस फील्ड में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको केवल ये बेसिक चीज़ें बताया हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के इसके अंदर आना है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ये सारी बेसिक फाउंडेशंस मैंने आपको बताई हैं, ताकि आप जब अपना फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हो तो सब चीज़ों को सोच समझ के इसको डिसाइड करना। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप पूछना बिल्कुल बेझिझक होकर, और आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप पूछना। और वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले समय पे बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि अपने आप को तैयार कर लिए, क्योंकि यू आर गेटिंग ट्रेन्ड एंड यू आर गेटिंग इक्विप्ड ऑन दिस चैनल। एडमिन आदेश, आई एम आदेश नारायण साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।